सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। कैसे हैं मित्रों? हम लोग यहाँ बात करेंगे आज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीटेक का सिलेबस लाया गया है, उस बीटेक के सिलेबस के बारे में। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये किस उद्देश्य से लाया गया था, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बात बता दूं कि मैं ना ही यहाँ किसी के पक्ष में वीडियो बना रहा हूँ और ना ही किसी के विपक्ष में वीडियो बना रहा हूँ। चूंकि मेरे ही विद्यार्थियों ने कई विद्यार्थियों के द्वारा यह कहा गया, यूपीएससी वाले जो विद्यार्थी हैं, कि सर इसके बारे में बताइए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर जो बीटेक में ज्वाइन कैसा करना है। दूसरा, संस्कृत वाले विद्यार्थी भी अब ये जिज्ञासा उनके मन में आ चुकी है कि भाई इसमें संस्कृत कितनी समावेश है बीटेक के कोर्स में। दूसरा, इसमें क्या अवसर सच में है, क्या इसकी फीस है, क्या इसका सिलेबस है, कितना % सिलेबस आधुनिक विद्यार्थियों के पक्ष में है, कितना संस्कृत वालों के लिए है, और इस कोर्स को क्यों लाया गया, इन सभी चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या सच में सही मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर एकदम यथार्थ करूंगा, आप देखते आ रहे हैं, मैंने EMRS का प्रोटेस्ट हो, वर्ग 1-2 का प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, मैं जो मेरे यहाँ पर बात रखता था संस्कृत के संरक्षण, संस्कृत के हित के लिए, और यथार्थ जो है मैं वही रखूंगा। मुझे ना किसी से 2 रुपए लेना है, ना मुझे किसी को 2 रुपए देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4-5 चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम ये करेंगे, हमारे गुरुजी वरखेड़ी गुरुजी ने यह क्यों लाया, इसको में क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को एक समझना हम लोगों को जरूरी है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसके बाद जो ये बीटेक का पाठ्यक्रम है, बीटेक का कोर्स आया है, इस कोर्स के क्या फीचर्स हैं, क्या फीस है, क्या पाठ्यक्रम है, संस्कृत कितना शामिल है, और अवसर कितने हैं संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए, और जो मॉडर्न वाले विद्यार्थियों आ रहे हैं उनके लिए कितने अवसर हैं और क्या समस्याएं हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें चुनौतियां क्या हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या वाजिब प्रोटेस्ट हो रहा है, सही मांगे हैं, या फिर किसी कृत्रिम तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे फिर हम लोग समझेंगे कि इसमें सुधार या अधिकतम परिष्कार हम लोग क्या कर सकते हैं, उन परिष्कारों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसके अवसरों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह आया क्यों है। देखिए, भारतीय शिक्षा नीति में 2020 में सुधार किया गया, और सुधार समय के अनुसार आवश्यक हो जाता है। शिक्षा नीति में कोई भी देश को यदि विकसित होना है तो अपने समय के अकॉर्डिंग बदलाव करते रहना चाहिए। 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि वह विकसित देश बने। विकसित देश के लिए एक आर्थिक परिवर्तन करना है, सामाजिक सुधार भी करना है, राजनीतिक सुधार भी करना है, तो वहीं शैक्षिक सुधार महत्वपूर्ण थे। शैक्षिक सुधार इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि यदि हम आज देखते हैं कि तो मोस्पी के यदि डाटा को देखें तो वहां पर PLFS के द्वारा जो 2025 का डाटा है, उसमें कहा गया कि हमारी जो लेबर फोर्स है वो 65 करोड़ है। 65 करोड़ में से 2 करोड़ युवा आज भी बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या किया गया कि इस को हम रोजगार में कैसे परिणत करें, रोजगार कैसे हम उत्पन्न कर सकें, इसके लिए एक इसका मूल उद्देश्य बीटेक का है। और बीटेक में जो डाटा साइंस और AI को लेकर के आया है, तो मैं आपको बताता हूँ, यूएस की एक संस्था है, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स, उसने कहा है कि इसमें लगभग 2023 से 2033 तक 18 मिलियन रोजगार जनरेट होने की संभावना है। किसमें? डेटा साइंस, AI आदि में। इस उद्देश्य से यदि हम देखें कि भारत को यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो रोजगार या नौकरियों की संभावना इस क्षेत्र में है। इस उद्देश्य से CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा यह कोर्स लाया गया है। पहली बात मैंने बताया कि रोजगार के उद्देश्य से, कि रोजगार बन सके। अब देखिए, एक हमेशा से आरोप लगता रहता था भारतीय शिक्षा नीति पर कि भारतीय शिक्षा नीति पाश्चात्य अथवा मैकाले की नीति से प्रभावित है, और आज तक है। सांप्रतिक सरकार ने इस चीज को दूर करने का प्रयास किया, और भारतीय शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट जारी किया उसमें 27 अध्याय हैं। 27 अध्याय में 11वें अध्याय के जो पॉइंट नंबर 8 है, मूलतः 11वें ही अध्याय में मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी की चर्चा की। वहीं पर उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्कृत ज्ञान परंपरा है अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको हम कैसे आज के विकास की दृष्टि से जोड़ें, आज के तकनीकी की दृष्टि से जोड़ें, आज की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जोड़ें, आज की समाज की दृष्टि से कैसे हम उसमें रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और विकसित भारत में योगदान दे सकते हैं। यानी कि भारत की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और शैक्षिक नीति में भारतीयता को, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को, भारतीय संस्कृत मूल्यों को समाहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। तीसरा, समन्वयता।
समन्वयता में यहाँ पर यह है कि आधुनिक तकनीकी और प्राचीन परंपरा दोनों की समन्वयता के आधार पर कैसे हम कुछ नया बना सकते हैं, कैसे हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, वह है। तो रोजगार हुआ, समन्वयता हुआ, शिक्षा की भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि के उद्देश्य से यह लाया गया है। तो ये इसके मूल हैं। अब दूसरा भी आप देखें, तकनीकी का युग आ रहा है। तकनीकी के युग में यह भी कहा जा रहा है और संस्कृत के क्षेत्र में देख भी रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, मास्टर्स या इन सब के बनने के अलावा और कुछ चांस रहते नहीं है। यदि हम संस्कृत के क्षेत्र से बीटेक, एमटेक आदि इन सब क्षेत्रों में जाएंगे तो इस क्षेत्र में हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकेंगे। आज यदि आप देख रहे हैं तो सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी ग्रोथ है। पहले सुनते थे कि एक हमारा देश कृषि प्रधान है, आज कृषि प्रधान नहीं है। आज इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर में आईटी सेक्टर, बीटेक, सॉफ्टवेयर, ये सब महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी को लाने के उद्देश्य से हमारे श्रीनिवास बरखेड़ी गुरुजी ने यह बीटेक का कोर्स लाया है। तो ये मैंने अभी तक उद्देश्यों की परिचर्चा की है कि क्या इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बीटेक के कोर्स में, पाठ्यक्रम में शामिल क्या क्या है। देखिए, इस पाठ्यक्रम में जब आप देखते हैं कंप्लीट पाठ्यक्रम को, तो यहाँ 7 सेमेस्टर में बीटेक के पाठ्यक्रम को बांटा गया है। पाठ्यक्रम में जब आप पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर भी पाठ्यक्रम दिखेगा, तो आप उसको भी देखिएगा। इसमें आपके 166 क्रेडिट रखे गए हैं। क्रेडिट को आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर कि पूरा सिलेबस रखा गया है, और ऐसा मान के चल लीजिए सामान्य तरीके से कि 166 पॉइंट हैं, या से 166 क्रेडिट का मतलब क्रेडिट आपको समझना पड़ेगा, पॉइंट है। उस 166 में से संस्कृत कितना है, और इसके अलावा बाकी जो बीटेक के डेटा, एआई साइंस, कंप्यूटर इत्यादि का कितना समाहित है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं 24 क्रेडिट इंडियन नॉलेज सिस्टम इसमें शामिल है। 166 में 24 क्रेडिट। यदि परसेंटेज में आप देखना चाहें तो 14.46% इसमें समाहित है। अब आप देखेंगे कि यानी कि 85% इसमें डेटा साइंस को लेकर के, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब चीजें हैं। और संस्कृत का भाग कितना है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से उसमें होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में इसको लगाया गया है, और प्रत्येक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट, किसी में 21 क्रेडिट, किसी में 22 क्रेडिट, इस तरीके से रखा गया है। तो इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस, यानी कि संस्कृत कितना समाहित है, तो सीधे शब्दों में 15%, और बाकी जो साइंस है, कंप्यूटर आदि है, वो कितना है, 85%। ये इसमें इतना शामिल है। तो आपको पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। अब पाठ्यक्रम के साथ चुनौती क्या है वो भी मैं आपको यहीं पर थोड़ी देर बाद में समझा दूंगा। अब पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। पाठ्यक्रम की चुनौती जिसका विरोध किया जा रहा है, पाठ्यक्रम कैसा, बहुत ही अच्छा है, तो आप ये चुनौती कहेंगे क्या सर कि 85% की जगह 50-50 कर देना चाहिए? नहीं हो सकता है, चूंकि जो ये बीटेक है, बीटेक टेक्नोलॉजी को लेकर के ही है, तो यहाँ में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इत्यादि को अधिकतम रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे 15% हमने संस्कृत रखा है, क्या वह सही संस्कृत रखा है? यहाँ पर अब आपको समस्या है। कैसे है, देखिए, जो 15% आईकेएस शामिल किया गया है, उसमें किसी भी स्तर पर संस्कृत भाषा सीखने का कोई भी चीज शामिल नहीं है। उसमें सीधे तौर पर लगा दिया गया है इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़िए, आप कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़िए, आप फिर पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़िए। आप समझिए, मैं सीएसयू में आया, मुझे संस्कृत नहीं आती है, और मैं संस्कृत पढ़ने डायरेक्ट शास्त्रों को बैठ गया, पढ़ पाऊंगा क्या? तीसरे में यहाँ पर होगी कि जो संस्कृत का 15% पाठ्यक्रम है वो मॉडर्न के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ना ही आपने संस्कृत वालों को इंग्लिश सिखाने के लिए कुछ रखा है इसमें, और ना ही जो बाहर के मॉडर्न पढ़ करके आ रहे हैं उनको संस्कृत सिखाने का कुछ रखा है। यानी कि जो मॉडर्न वाले आएंगे उनको संस्कृत पढ़ने में समस्या वैसे ही आएगी जैसे मैं कोर्स वर्क में व्यवहारिक तौर पर देख रहा हूँ। 1% संस्कृत उन्हें समझ ही नहीं आती है, तो ज्ञान कैसे समझ में आएगा? यानी कि सबसे बड़ा इस कोर्स के पाठ्यक्रम में जो समस्या है, जो सुधार करना है, जो परिष्कार करना चाहिए, वो यह है कि इस कोर्स के जो 15% है, इसको बढ़ा करके लगभग हम 25% तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ 50-50 करिए, लेकिन कम से कम इसमें यह चीज हमें डालनी पड़ेगी कि जो संस्कृत का विद्यार्थी है उसको इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं रहेगी, और 85% सिलेबस इंग्लिश बेस्ड ही है। वहां पर जो टीचर पढ़ाने आएंगे, जो सिलेबस होगा, जो बुक्स होंगी, वो इंग्लिश की ही होंगी। तो जो संस्कृत के 15% विद्यार्थी, 15% सिलेबस लगा है, या जो संस्कृत बैकग्राउंड के विद्यार्थी आएंगे, उनके लिए भाषा की चुनौती होगी। तो भाषा की चुनौती दूर कैसे होगी, यह सबसे बड़ा इसमें शामिल करना होगा। और दूसरा, जो इंग्लिश के विद्यार्थी आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए संस्कृत कैसे आएगी? तो सबसे पहले इस पाठ्यक्रम में सुधार करके हमारे बरखेड़ी गुरुजी को यह करना चाहिए कि इसमें दोनों में शुरुआत के 2 सेमेस्टर तक संस्कृत सिखाने का रखना चाहिए। आज मैं
10 साल सीएसयू से पढ़ चुका हूं और मुझे भी उतना स्तर की संस्कृत नहीं आई है। क्यों? क्योंकि जब मैं आया तो मुझे लघु सिद्धांत पढ़ाया गया और लघु सिद्धांत सीधे आरंभ करवा दिया गया। बुरा लग सकता है मेरी इस बात का, लेकिन मेरी ये स्थिति नहीं है। यदि आप संस्कृत के 90 बच्चों से मिलेंगे तो 80 बच्चों की यही स्थिति है कि वो संस्कृत से 7-8 साल पढ़ करके संस्कृत बोलने में दक्ष नहीं है। आगे चलते हैं। तो पहला सुधार इसमें यह करना चाहिए कि संस्कृत सीखे, जो मॉडर्न वाले आ रहे हैं वो संस्कृत सीखें, और जो हमारे संस्कृत वाले हैं उनको इंग्लिश सिखाने का प्रयास कहाँ है इसमें सिलेबस में, ये चीज शामिल करना है। दूसरा, वरना होगा क्या वो भी मैं आगे बता देता हूँ। एक केस स्टडी समझ लेते हैं। सेम जो ये यहाँ है 85% इंग्लिश बेस्ड है, 15% संस्कृत सिलेबस है। यहाँ प्रॉब्लम ये कि यह भी आएगी जो यूपीएससी के ढांचे में है। यूपीएससी के ढांचे में समस्या क्या है कि जो पूरा ढांचा बनाया गया है यूपीएससी को, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप सीसेट पास नहीं कर पाएंगे। जब सीसेट के 80 क्वेश्चन रखे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन वहां पर रीजनिंग और कठिन वाला रीजनिंग, और 25 क्वेश्चन हिंदी के कॉम्प्रीहेंशन। तो हिंदी वालों पर सिर्फ 25 बनता है, इंग्लिश वालों पर 50 बनता है। तो यहाँ पर समस्या क्या आती है कि हिंदी वालों का फाइनल सिलेक्शन जब आप यूपीएससी में देखेंगे तो 50 है और इंग्लिश मीडियम का कितना है, 95% है। यही यहाँ पर देखा जा रहा है। यदि मैं यहाँ पर एक डाटा की बात करूं तो अभी जो एंट्रेंस हुआ है और एंट्रेंस के बाद जो लिस्ट जारी की गई है बीटेक के विद्यार्थियों की, उस विद्यार्थी में जो विद्यार्थी जेई निकाल करके आए हैं, कितने विद्यार्थी उसमें संस्कृत वाले शामिल हैं, ये आप एक बार लिस्ट देखिए। उसमें आपको दिखेगा कोई भी विद्यार्थी संस्कृत वाले नहीं है। जब आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ने भी टेस्ट कराया और यूनिवर्सिटी के टेस्ट के माध्यम से भी उसमें आए हैं, तो मुझे सिर्फ 4 नाम उसमें दिखे हैं जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल के संस्कृत से आए हुए हैं। यानी कि समस्या ये है कि जो हमने इतना बच्चे लिए हैं उनमें संस्कृत वाले कितने आ पाए हैं, ये हमें थोड़ा सा विचार करना है। तो यहाँ ऐसा ना हो जाए कि संस्कृत वालों की वही स्थिति हो जाए जो यूपीएससी में हिंदी मीडियम की है और बाकी मॉडर्न वालों की है। आगे चलते हैं। तो इस बात पर हम अभी और भी आगे बात करते हैं। दूसरी बात में हम यहाँ पर देखते हैं तो पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा है। मैं मॉडर्न वालों के लिए बताऊं या सभी के लिए बताऊं, बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। संस्कृत के जो आईकेएस के पोर्शन रखे गए हैं वही भी बेहतर रखे गए हैं, और जो यहाँ पर मॉडर्न के वो भी रखे गए हैं 85% वो भी ठीक रखे गए हैं। मेरा यही है कि इसे 75-25 में बांटने का प्रयास हो, जिससे कि संस्कृत के विद्यार्थियों को भी एक समान अवसर मिल सके। दूसरी बात हम लोग यहाँ कर लेते हैं मूल्यों की। इस पाठ्यक्रम की दूसरी कमी जो लगी है मुझे, इसमें जो भी संस्कृत के ग्रंथ लगे हैं उसमें कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं लगा है जो नैतिक मूल्य सिखा सके, एथिक्स सिखा सके। जब हम बाहर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, उसमें 11वें नंबर का जो अध्याय है 27 अध्यायों में, उसके पॉइंट नंबर 11.8 की बात करते हैं तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है सत्य, नैतिकता, शांति, अहिंसा, इन सब मूल्यों को हमें शिक्षा में शामिल करना है। यहाँ जो संस्कृत के विषय लगे हैं वह बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ जो संस्कृत जगत में नैतिकता के आधार हैं, एथिक्स के आधार हैं, उन एथिक्स के आधारों को इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। हमें इनमें ऐसे श्लोकों को शामिल करना चाहिए जो शांति, सौहार्द और हमारे गुरुओं के महत्व को समझ सकें। वरना होगा क्या कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम संस्कृत वाले तो अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, व्यास की परंपरा को प्रणाम करते हैं, व्यास की परंपरा को समझते हैं, लेकिन क्या जो मॉडर्न वाले आ रहे हैं वो इसको समझ पाएंगे? क्या वो सर ही कहेंगे हमारे गुरुओं को, या फिर हमारे गुरुओं को गुरु के समान समझेंगे? यानी कि जो हम, या फिर अभी आपने जैन जी के प्रोटेस्ट में जो गाली सुनी है, क्या हम वही देना चाहते हैं? अभी झारखंड के प्रोटेस्ट में जो बीसी सर को ऐसे बैठ बैठ इस करके बुलाया गया है, क्या अपने गुरुओं के प्रति यह शोभा देता है? क्या इस प्रकार के कृत्य संस्कृत में मॉडर्न वाले विद्यार्थी आकर के करेंगे तो क्या हम लोग देखेंगे? इसके लिए क्या हमें नैतिक मूल्य इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने चाहिए थे? तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। पॉलिसी बहुत अच्छी है, पर देखिए जो मुझे कमी लगी है और जो प्रोटेस्ट के मूल कारण हैं वो यही कारण है। इस कारण वो चुनौतियों को जो यहाँ पर आ रही हैं उनको मैं सामने रख रहा हूँ। तो पाठ्यक्रम में 2 सुधार। सबसे पहला ये मुझे जो यहाँ पर है कि आप उसमें नैतिक मूल्यों को और एथिक्स को शामिल करने के लिए कुछ नीति सत्कम जैसा या कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित करके जो महत्वपूर्ण नीति शास्त्रीय श्लोक हैं, या जो संस्कृत की परंपरा है, जैसे मंगलाचरण की परंपरा है, तो मंगलाचरण क्या ये करेंगे कभी? या हम लोग कार्यक्रम आरंभ करने से पहले सरस्वती वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या ये लोग करेंगे? इस पाठ्यक्रम में लगा है सरस्वती वंदना, क्या शांति मंत्र करेंगे? तो ये सभी जो हमारे मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं संस्कृत की, क्या वह करेंगे? क्या वह बीटेक करने के बाद संस्कृत बोलेंगे? ये हमारी मौलिक चिंताएं हैं, और ये हमारी मौलिक चिंताएं नहीं है, ये हमारे वीसी सर का भी लक्ष्य है, वो भी अपेक्षित इसको सुधार करेंगे। आगे हम इसमें दूसरी बात देखते हैं। तो पाठ्यक्रम को लेकर के इतना ही, बाकी बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम में बेहतर ढंग से शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरी बात यहाँ आर्थिक बात देख लेते हैं।
आर्थिक यह है इसमें कि इसकी फीस बहुत अफोर्डेबल रखी गई है दूसरी आईआईटीज की अपेक्षा। जैसे हमने आईआईटी दिल्ली के डेटा को देखा, आईआईटी कानपुर को देखा, आईआईटी हैदराबाद को देखा, इस प्रकार से मैंने कई आईआईटी की फीस आदि का आकलन किया। तो वहां आकलन के प्रक्रम में मैंने जो पाया कि लगभग 11 लाख से 15 लाख के बीच में बीटेक की फीस के आ रही है। लेकिन हमारे सीएसयू ने इस फीस को रखा है 6,44,400, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में फीस बताई है। ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए मैं मतलब जो डॉक्यूमेंट में सीएसयू ने अपने जारी की है मैंने वही बताया है, 6,44,400 रुपए इस तरीके से। अब यहाँ पर समस्या क्या है, आप और मैं, जो भी हमारे गुरुजी सुन रहे हैं, यदि बरखेड़ी गुरुजी भी यदि सुन रहे हैं, या कोई और भी संस्कृत वाले सुन रहे हैं, आप अपनी आत्मा पर हाथ धरे रखिए और बोलिए, क्या सच में हम 6 लाख 7 लाख संस्कृत दे पाने के योग्य हैं? संस्कृत वाले विद्यार्थी, मेरी बहुत रुचि है बीटेक करने में। मेरे जैसे विद्यार्थी ने यूपीएससी में बहुत मेहनत की है, पढ़ाया है, असफल रहा हूं, आर्थिक कारण के बजाय नहीं कर पाया हूं, या अभी भी जूझ रहा हूं। तो क्या हमारे विद्यार्थी जो हैं वो 6.5-7 लाख रुपया बीटेक कर पाएंगे? सोचो, संस्कृत वाले कर पाएंगे? ज्ञान की बात छोड़ो, 6-7 लाख रुपया देने की हिम्मत है संस्कृत वालों में? नहीं है। आप कहेंगे मैंने जो उसमें ट्यूशन की फीस रखी है उसमें 50% ऑफ किया है एसटी एससी और जो संस्कृत ट्रेडिशनल वाले हैं, और 50% सीटें आरक्षित की हैं वो। तो 50% जो सीटें आरक्षित की हैं उसको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी हम बात कर लेते हैं, जो मैं बात कर रहा था पैसे की, कि 6.5-7 लाख। तो मेरा यहाँ पर सुझाव और सुधार यही है कि गुरुजी को सोचना चाहिए कि जो 50% आपने ट्यूशन की फीस ऑफ की है, इसको आप 50% जो संस्कृत ट्रेडिशन या संस्कृत से जो विद्यार्थी आ रहे हैं प्राक शास्त्री करके या मध्यमा करके, उन विद्यार्थियों के लिए 100% फ्री इसको किया जाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से विकलांग हैं, हर जगह से शोषित हैं। और संस्कृत वालों के लिए यदि आप ये नहीं करेंगे, यह संस्कृत वालों का दुख है। आपके इतने अच्छे कोर्स लाने के बाद, नीति लाने के बाद, संस्कृत वाला इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6-7 लाख संस्कृत वालों के पास नहीं है। हम आश्रम में दाल रोटी खाने वाले विद्यार्थी हैं। हम 6-7 लाख यदि फीस दे सकते तो हम भी फिर मतलब क्या कहीं और पढ़ने नहीं चले जाते? तो ये एक सोचना पड़ेगा। इसको संस्था अपनी तरफ से दे, कहीं से भी दे, पर 100% फीस संस्कृत वाले जो संस्कृत ट्रेडिशन से आ रहे हैं वो आए। और यदि ऐसा आप करेंगे, यदि परमानेंट नहीं भी कर सकते हैं, तो अभी कम से कम अगले 10 से 15 या 20 साल के लिए ये करिए, क्योंकि जो विद्यार्थी डायरेक्ट बीटेक में आने का प्रयास करेंगे वो अच्छा होगा कि आपकी प्राथमिक शिक्षा भी पढ़ेंगे, वो आपके यहाँ पर 9th 10th 11th 12th करेंगे, और जिससे वो संस्कृत को और अच्छे से सीखेंगे, फिर बीटेक एमटेक और अच्छा करेंगे। भाई जिसको पढ़ना है संस्कृत में तो करिए भाई, 11वीं 12वीं करिए, आश्रम की दाल रोटी खाइए, तब आपको पता चलेगा कि संस्कृत क्या है, संस्कृत शास्त्र क्या है, गुरु परंपरा क्या है, हमारे शास्त्र क्या है। चलिए, तो दूसरा आया फीस वाली बात है। तो फीस के बारे में हमारा यही है यहाँ पर इन सभी विद्यार्थियों का, कि जो आपने यहाँ पर रखा है कि 6,44,000 है, इतना नहीं दे सकते हम, इसको सीधे तौर पर 3 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास करने का प्रयास किया जाए, तभी हमारे संस्कृत वाले विद्यार्थी इसमें आ सकते हैं, या कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोन उठा सकते हैं और सच में इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। ये हम लोग आधुनिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं, संस्कृत वाले आधुनिकता का विरोध नहीं, आधुनिकता में अवसर चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर भी 2 श्रेणी बन जाएं, कि एक संस्कृत वाले वो हैं जो केवल वय गुण सोम वृद्धि करते हैं, या फिर जो सिर्फ रुद्राष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं या लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और दूसरे संस्कृत वाले मॉडर्न से आकर के जेई नीट से जेई से आकर के बीटेक एमटेक कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम वो गैप नहीं बनाना चाहते हैं जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस तरीके से कैसे रिकवरी की बात कर रही है, कि अमीर अमीर गरीब गरीब। तो हम संस्कृत कोई और नीचे, संस्कृत के विद्यार्थियों को नीचे पहुंचा देंगे, ये हमें नहीं। हमें संस्कृत के विद्यार्थियों को भी आधुनिकता में अवसर चाहिए, इसलिए हम अपने हक की लड़ाई यहाँ पर ये विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा और हम लोगों की मूल स्थिति को समझना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ के शिक्षक की। इस पाठ्यक्रम में जो शिक्षक रहेंगे, इस पाठ्यक्रम में जो संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक रहेंगे या जो डेटा एआई वाले रहेंगे, उन शिक्षकों के बारे में भी हमें देखना होगा। संस्था की सबसे बड़ी यह है कि वही शिक्षक पढ़ाएंगे जो पहले से ही, और दूसरा हमें अपनी किताब, इसके जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बुक्स निर्माण है वो तो करेंगे ही, सीएसयू बहुत अच्छा ये सब करता है तो करेगा ही। इसके बाद लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक रखेंगे वो क्या भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने वाले शिक्षक है,
क्या अष्टाध्यायी या वैशेषिक दर्शन या न्याय दर्शन को वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आज तक पढ़ाते आ रहे हैं, या ऐसे लोग पढ़ाएंगे जिन्हें आधुनिकता का भी नॉलेज है, जिन्हें साइंस टेक भी पता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था भी पता है, जिन्हें राज्य व्यवस्था भी पता है, ये और जिन्हें संस्कृत भी पता है? तो क्या हम ऐसे टीचरों को निर्माण करेंगे? और इस कोर्स में पढ़ाने से पहले क्या उन टीचरों को 6 महीने या साल भर हमने प्रशिक्षित किया है या करेंगे? ये इसमें एक समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, अब जो विद्यार्थी मॉडर्न वाले आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए पारितंत्र क्या है? यहाँ पर पारितंत्र का मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, उसके लिए हमें यहाँ पर सोचना है। पाठ्यक्रम क्या है? शुरुआत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा प्रयोग है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं भी हैं, बहुत सुधार के भी अवसर हैं, बहुत अच्छे अवसर हैं, तो हम उसको भी करेंगे। सीएसयू इस काम में हमेशा से आगे रहा है, हमारे गुरुजी अच्छे रहे हैं तो वो करेंगे। तो ये मूल यहाँ पर बातें हो गई। अब सबसे बड़ी बात, एक और चुनौती की बात जो है वो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। चुनौती यह है कि जो प्रोटेस्ट का मूल कारण है, एक तो ये जो मैंने बात बताई है इस प्रकार का कि जो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये कैसे होगा। दूसरा एक और यहाँ है कि जो हमारे यहाँ प्राक शास्त्री या शास्त्री करेंगे, जब इसमें आएंगे तो इसमें आने के लिए जेई पास करना है या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पास करना है। वहाँ पर मैथ यानी गणित, साइंस और इंग्लिश 3 चीज बेहतर चाहिए। तो हमें सबसे पहले यह निर्धारित करना पड़ेगा कि जो हमारे प्राक शास्त्री के पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसे उतना क्वालिटी योग्य बनाया जाए कि वो गणित साइंस सच में सीख सकें और जेई नीट सच में निकाल सकें, जेई निकाल सकें, आपके यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल सकें। क्योंकि आपको व्यवहारिक स्थिति क्या है, जो पढ़ाने वाले आपके प्राक शास्त्री के हैं क्या वो इस योग्य हैं, इस पर भी आपको विचार करना होगा। वरना पाठ्यक्रम आ जाएगा, आप ये कह देंगे मैंने गणित और साइंस तो स्टार्ट कर दिया है प्राक शास्त्री में, लेकिन जो वहां पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनकी योग्यता है, तो उस पर भी हमें कार्य करना होगा और वो भी एक चिंता का विषय है, तो उसको भी हमें सुधारना पड़ेगा। तभी हमारे संस्कृत वाले विद्यार्थी बीटेक के लिए आ सकेंगे। और उनके लिए प्राक शास्त्री और शास्त्री में इंग्लिश को भी बहुत बेहतर रखना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर आकर के इनके बराबर आ पाएंगे और जो भेद की संभावना है वो दूर हो सकेगी। ये चुनौती हो गया, इसको भी दूर करने का हमारे प्रयास किया जाएगा, या हमारे गुरुजी लोग जो भी हमारे वर्खेड़ी गुरुजी हैं वो सब इस पर प्रयास करेंगे। ये हमने इसकी चुनौतियां देख ली, इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं कि पाठ्यक्रम बहुत बेहतर है, अफोर्डेबल फीस है, जो दूसरी आईआईटीज हैं उनसे बेहतर फीस यहाँ पर हमने रखा है हमारे सीएसयू में। हमने इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो मैंने आपको बताया यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स का जो डेटा बताया कि 18 मिलियन के करीब नौकरियां जनरेट होने वाली हैं। ऐसे पीआईबी का भी डाटा है, वो भी पीआईबी के डाटा का भी एक 2027 तक ही हम लगभग 2 मिलियन के करीब नौकरी जनरेट करने वाले हैं डेटा आदि साइंस में। तो इस दृष्टि से पाठ्यक्रम बेहतर है। तो पाठ्यक्रम में क्या सुधार करना है वो भी हमने यहाँ रखा। जो हमारी समस्याएं हैं, फीस की जो समस्या है वह हमने रखा। प्राक शास्त्री इत्यादि के स्तर पर इंग्लिश को सुधारना पड़ेगा, गणित के सुधार करना पड़ेंगे, उनकी हमें अभी उसके लिए नीति लानी पड़ेगी। शिक्षक जो हैं उनकी योग्यताओं को चेक करना होगा, तो वो महत्वपूर्ण सुधार है। फीस में 50% हमने सीटें संस्कृत वालों के लिए आरक्षित कर रखी हैं, ये बहुत ही धन्यवाद योग्य कार्य है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 100% उनकी फीस को भी माफ करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी जो संस्कृत से प्राक शास्त्री या मध्यमा आदि करके आ रहे हैं। ये हो गया। बाकी इसमें सुझाव मैंने जो साथ में ही दे दिए हैं, चुनौतियां मैंने साथ में ही बता दी हैं, अवसर मैंने साथ में ही बता दिए हैं, और इस तरीके से मैंने सबसे शामिल किया है। अब एक अंतिम मुद्दा जो बता है वह यह है कि हमारे यहाँ एक और विरोध का जो कारण है, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता इसलिए बोल दे रहा हूं कि आपने जो हमारे गेस्ट टीचर थे, जो टीचर थे, उन टीचरों के वेतन कॉन्ट्रैक्ट वालों को गेस्ट कर दिया है। दुख होगा सर, आपकी यदि 2.5 लाख फीस है, जो वेतन है, और मैं 1.5 लाख कर दूं, 1 लाख कर दूं, कैसा लगेगा? और आप ईमानदार हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बुरा लगेगा। घर का भेदी लंका ढाले, घर में ही दुश्मन पैदा करने दिए हैं हमने संस्कृत में। हमें काम यह करना चाहिए कि हमें उनकी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। यदि लगता है कि 75,000 लायक नहीं है तो उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है, उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन यह काम अनुचित है कि आप जिसकी 70,000 वेतन है, 60,000 वेतन है, उसको आप ला करके कर दे रहे हैं 50,000, या फिर सबको सभी कॉन्ट्रैक्ट को गेस्ट कर दे रहे हैं। यह भी एक संस्कृत के विद्यार्थियों का, प्रोटेस्ट करने वालों का सबसे बड़ा दुख है कि आप संस्कृत के लोगों को, संस्कृत के शिक्षकों की ही वेतन कम कर रहे हैं संस्कृत में होकर के, यानी कि घर में ही विद्रोही पैदा होंगे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम सब संस्कृत के सेवक हैं, इसलिए यहाँ पर
ये सब मांगे रखी हैं, हमने स्पष्टता रखी है। यह कोर्स बहुत ही बेहतर है यदि जो सुधार मैंने अब बताए हैं उन सुधारों को यदि किया जाता है, और ये सुधार बहुत ही अपेक्षित है, मैंने ऐसा ही कुछ नहीं कह दिया है, बहुत ही आवश्यक है कि वो संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत की विचारधारा का संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें संस्कृत वालों को इंग्लिश समझ में आ रही है, या इंग्लिश वाले जो आ रहे हैं उन्हें संस्कृत जो पढ़ाएंगे वो समझ में आएगी, उसके लिए भाषा आदि को शामिल करना होगा। ये सभी हमने यहाँ की है। आर्थिकता की भी बात रखी है, इन सभी पर विचार करके हमें सुधार करना चाहिए, इस कोर्स में परिष्कार करना चाहिए और इस कोर्स को लागू कर देना चाहिए। और अच्छा कोर्स है, इसे हमें लागू आगे कर देना चाहिए, और जिससे कि हमारा रोजगार आदि भी हो सकेगा, संस्कृत की और भारतीय दृष्टि से विकास हो सकेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। ओके मित्रों।